हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पर, जिस पर मैं आज क्लास 9 का न्यू चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ पढ़ाऊंगी। पर ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हमारा जो बॉडी है वो किस चीज से मिलकर बना है? हमारा बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या है? क्या वो ब्रेन है? क्या वो हार्ट है? क्या वो स्किन है या फिर वो ब्लड है? एनी आंसर प्लीज। चलिए आप लोग कुछ मिनट ले लिए सोचने का। उम्म, चलिए मैं बता देती हूँ। हमारा जो बॉडी है, हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी, इवन और भी ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पर है, सब सेल से मिलकर बना है। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। Just like the building which are made up of small bricks, similarly our human body is made up of cells. तो इस चैप्टर पर आप लोग सेल के बारे पढ़ेंगे। सेल क्या होता है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल कैसे डिवाइड करता है, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं। इस इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग जर्नी में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर के आगे, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। पर ये पढ़ाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या लाइफ बिल्कुल ऐसे ही था 3.5 to 4 मिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ बना? तो लाइफ क्या बिल्कुल ऐसा था? पेड़ पौधे, जानवर और जितने हम लोग इंसेक्ट्स देखते हैं, क्या सब कुछ ऐसा था? क्या है आपका आंसर, यस या फिर नो? तो साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा नहीं था, यानी आंसर है नो। सबसे पहले जब ऑर्गेनिजम्स धरती पर आए तो वो जमीन पर नहीं आए थे, वो सबसे पहले वाटर पर आए थे। वाटर के छोटे छोटे गड्ढे में ऑर्गेनिजम्स का बर्थ हुआ। ओशंस में नहीं, छोटे छोटे स्मॉल वाटर पूल्स में ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ। यहाँ पर देखिए, some researchers suggest life began in small water pools with changing environment conditions rather than in oceans. चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर के आगे बताया गया है कि जब धरती बना था तो बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होता था। इन्वायरमेंट इतना ही ज्यादा हॉट था, बहुत ज्यादा गर्मी थी। जब गर्मी बहुत ज्यादा थी तो भाप ऊपर बनता था, भाप के कारण बारिश होता था। उस बारिश की वजह से जो छोटे छोटे पॉट होल्स बनते थे उसमें ऑर्गेनिजम्स का पैदाइश हुआ। अब क्या वो सिमिलर कंडीशंस अभी भी है धरती पर? तो इसका आंसर है हर जगह तो नहीं है, पर कुछ कुछ जगह है, जैसे पूगा वैली लद्दाख में। यहाँ पर कुछ हॉट स्प्रिंग्स है जो अभी तक इतना गर्म है, इतना ही ज्यादा गर्म है, पूरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस के लगभग गर्म है वहां का पानी। मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या आप अपनी आंखों से इंसेक्ट को देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हो। क्या आप अपनी आंखों से बाल को देख सकते हो? सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर को देख सकते हो? बिल्कुल ही देख सकते हैं। अब क्या आप अपनी आंखों से सेल को देख सकते हो? देन द आंसर इज नो। आप एक सेल को नहीं देख सकते, वो काफी छोटा है। उसे देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो सिमिलरली हमारा ह्यूमन आई का एक लिमिट होता है, उस लिमिट के बाहर हम किसी चीज को नहीं देख सकते हैं। इस लिमिट को ही बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, जो कि 0.1 मिलीमीटर है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे पढ़ते हैं। जैसे रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व सेल 1665। रॉबर्ट हुक वो पहला इंसान है जिसने पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया। वो ओक ट्री का सेल था जिस पर उसने बेसिकली रिसर्च किया था। तो रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व सेल। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जैसे रेड ब्लड सेल, वो 7 to 8 म्यूमीटर का होता है, और टिपिकल प्लांट और एनिमल सेल 10 to 100 म्यूमीटर का होता है।
अब जब मैं आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बता रही थी तो मैंने ये बताया था कि हम लोग बहुत छोटी यानी नेकेड चीज को अपनी आई से नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और एक को बोलते हैं आईपीस लेंस। तो चलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट के पास होता है। जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होता है उसको मैग्नीफाई कर देता है। देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है और वो ऑब्जेक्ट को बेसिकली मैग्नीफाई कर देता है। ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का काम। अब हम लोग आते हैं आई पीस लेंस, जिसको हम लोग ओक्यूलर लेंस बोलते हैं। जो आई के सामने होता है उसको आई पीस लेंस बोलते हैं। वो उसको और भी बड़ा कर सकता है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस जितनी, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा किया, तो आई पीस लेंस उसको इतना बड़ा कर देगा ताकि ह्यूमन आई उसको देख पाए। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस के बारे में। चलिए मैं एक बार रीडिंग कर देती हूँ आप लोग के लिए। ऑब्जेक्टिव लेंस forms the first and large image of the object. Eyepiece स्टूडेंट्स, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो मेरा आप लोग से क्वेश्चन है, एक घर है पर उस घर में ना ही कोई विंडो है ना ही कोई डोर है। तो अब इस घर पर तो कोई नहीं घुस सकता, इवन हम लोग भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि कौन अंदर आए या फिर कौन घर से बाहर जाए। तो ये तो बड़ा एक अनइमेजिनेबल सिचुएशन हो गया। तो चलिए, सिमिलरली एक सेल के पास भी एक वैसा ही कुछ सिचुएशन होता है। जैसे हमारे घर के पास एक डोर और विंडो होते हैं, सिमिलरली हमारे सेल के पास भी डोर्स और विंडोज होते हैं जो कंट्रोल करता है कौन इस घर में अंदर आए, कौन इस घर से बाहर जाए। और ये सिर्फ ये कंट्रोल नहीं करता है बल्कि ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है सेल को। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये बता रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये थिन होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। और ये कवरिंग होता है सेल का, ये सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। और ये सेल को एक प्रॉपर शेप देता है, यानी एक आइडेंटिटी देता है सेल को। हर सेल अलग अलग शेप का होता है। जैसे हमारा WBC जो होता है वो अमीबॉइड शेप का होता है। फिर और नर्व सेल्स जो होते हैं इस तरीके से लंबा होता है और ब्रांच्ड होता है। तो ये एक सेल को स्पेशल शेप और आइडेंटिटी देता है और ये हेल्प करता है सेल को अपने करीबी सेल से इंटरैक्ट करने से। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बारे में। मैं पहले आप लोग को डिफ्यूजन के बारे में बताऊंगी। मान लीजिए आप लोग एक रूम में परफ्यूम का बॉटल स्प्रे करते हो, तो आप लोग देखते हो कि वो परफ्यूम का स्मेल पूरे रूम में फैल जाता है। ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आप जिस रीजन में खड़े होते हैं वो उस रीजन से, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं परफ्यूम के वो उस रीजन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन में जाते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या ये आपको क्लियर है? अब मैं आपको ऑस्मोसिस के बारे में बताती हूँ।
ऑस्मोसिस बताने के लिए मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए आपने रेजिन्स यानी किशमिश को ओवरनाइट सोक किया वाटर में। ये रात का टाइम है। सुबह के टाइम में आप देखते हो किशमिश को तो ये काफी बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो किशमिश के अंदर चला जाता है। तो बेसिकली ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस मतलब movement of water molecules from a region of lower water concentration to a region of higher water concentration. Sorry, student. The osmosis is the movement of water molecules from a region of higher water concentration to a region of lower water concentration. ठीक है? और ये होता है एक selectively permeable membrane के द्वारा, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है ये, जो कि selectively permeable हो बेसिकली। और इसी फिनोमिनन से वाटर एंटर करता है प्लांट्स में थ्रू सॉइल, और इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। स्टूडेंट्स, हम लोग आगे पढ़ते हैं। मान लीजिए आपने कोई सेल को पानी में रखा, ठीक है? मान लीजिए ये एक सेल है और आपने इसे किसी मीडियम में रखा बेसिकली। तो ये मीडियम मान लीजिए सॉल्वेंट हुआ, ये आपका सेल जो हो गया ये सोल्यूट हो गया। अगर मान लीजिए आपका सेल का कंसंट्रेशन और बाहर जो सॉल्वेंट है यानी मीडियम का कंसंट्रेशन सेम है, तो इसको आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। अगर बाहर रखा गया मीडियम का कंसंट्रेशन कम है और अंदर रखा गया सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। थर्ड केस आता है जब अंदर रखा सेल का कंसंट्रेशन कम होता है और बाहर रखा मीडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये आप लोगों को तो क्लियर हो गया होगा, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन। पर इसमें इसका कंसिक्वेंस क्या होता है? अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन में अगर आपका सेल रखा है तो वो बिल्कुल अपना शेप मेंटेन करता है, वो बिल्कुल वैसा रहता है। पर अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आपका सेल रखा गया है तो वो स्वेल कर जाता है यानी फूल जाता है, जैसे रेजन्स फूल जाता है। और अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा गया है तो आपका जो सेल होता है वो श्रिंक कर जाता है। ठीक है? यहाँ पर देखिए सारा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप लोग इसको एक बार रीड कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइड मोजाइक मेथड। तो चलिए मैं इस टॉपिक को बेसिकली आप लोग को ब्रेक करके पढ़ाना चाहूंगी। फ्लूइड क्या होता है? एनी गेसेस? फ्लूइड वो चीज होता है दैट कैन फ्लो, दैट हैज द एबिलिटी टू मूव, दैट कैन फ्लो, so that is known as fluid. मोज़ेक क्या होता है? मोज़ेक बताने के लिए मैं आपको एक पिज़्ज़ा का एग्जांपल देती हूँ। पिज़्ज़ा में तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, कैप्सिकम होते हैं, ऑलिव सीड्स होते हैं, टोमेटोज होते हैं, many things are there. If you see olive, it is of different shape and color. If you see capsicum, it is of different shape and color. Tomato is also of different shape and color. तो हम लोग देखते हैं कि बेसिकली पिज़्ज़ा में बहुत सारी चीज़ें होते हैं और वो डिफरेंट पैटर्न्स में अरेंज्ड होते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मोज़ेक। मोज़ेक इज बेसिकली arrangement of the constituents which are of different pattern and color. तो ये फ्लूइड मोज़ेक क्या होता है बेसिकली? अब ये हम लोग ये पूरे टर्म को बेसिकली मिलाते हैं और हम लोग समझते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक क्या होता है। बेसिकली हम लोग का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है। तो दे आर बेसिकली of different shape and pattern, and they have the ability to move. They have the ability to move. हम लोग का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग का जो बिल्डिंग के अंदर जो ब्रिक्स होता है वो बहुत टाइट होता है, वो मूव नहीं कर पाता। पर हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, वो मूव कर सकता है साइड वाइज, इट कैन रोटेट ऑल्सो। So this is only known as fluid mosaic model. I hope you understand. अब चलिए हम लोग इस मॉडल के डीप में जाते हैं। इस मॉडल के डीप में जाते ही ये देखिए, अब इस हम लोग पिक्चर की मदद से हम लोग समझेंगे बेसिकली ये है क्या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग का ये देखिए
इसको हम लोग बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। ये एक लिपिड है, ये एक लिपिड है, और ये क्योंकि लिपिड का दो लेयर है तो इसको हम लोग बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। क्योंकि लिपिड के दो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं लिपिड बाइलेयर, इसी को हम लोग फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। ये क्या है, क्यों है, मैं बताती हूँ। मैं इसे इरेज करती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, ये जो बाहर की तरफ है इसको बोलते हैं वाटर लेवल। ये वाटर से प्यार करता है। ये भी बाहर की तरफ है, ये भी वाटर लेवल। इस सेल मेम्ब्रेन के साइड में यानी बाहर की तरफ जो पार्ट होता है वो वाटर लविंग होता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रो यानी वाटर, और फिलिक यानी लव। So water loving part in the cell membrane is present outside. Okay, it is present outside. And the water hating यानी जैसे वाटर पसंद नहीं यानी हाइड्रोफोबिक, जो उससे वाटर पसंद नहीं है वो बेसिकली अंदर की तरफ है। इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ये देख रहे हैं आप, हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का। वाटर लविंग पार्ट जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, और वाटर हेटिंग पार्ट जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो ये बेसिकली हेड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हेड। और ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेल। तो हेड जो होता है वाटर लविंग होता है वो बाहर की तरफ होता है, टेल जो होता है वाटर हीटिंग होता है वो अंदर की तरफ होता है। एंड दिस ऑल पार्ट्स आर फ्लेक्सिबल, दे कैन मूव साइडवेज। तो इसी पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग, ये एक लिपिड है, ये एक लिपिड है। तो लिपिड का बेसिकली दो लेयर है, तो लिपिड बाई लेयर होता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। ठीक है। अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि आपने तो बोला था बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, बस इसमें आपने बताया बस लिपिड्स होते हैं। नहीं, और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसीलिए इसे मोज़ेक बोलते हैं। अब और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये यू कैन सी प्रोटीन्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स भी दो तरीके के होते हैं। एक कम्प्लीटली इसके अंदर धंसा रहता है, कम्प्लीटली धंसा रहता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। यानी ये पूरे लेयर में अंदर की तरफ धंसा रहता है। और एक जो सिर्फ बाहर की तरफ होता है इसे बोलते हैं पेरिफेरल। जो सिर्फ बाहर की तरफ होता है उसको पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, जो अंदर की तरफ होता है उसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज रहते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन रहता है हमारे लेयर में, ग्लाइकोलिपिड भी रहता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और इस मॉडल को ही हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं, क्योंकि इट हैज द एबिलिटी टू फ्लो एंड हियर डिफरेंट पैटर्न्स आर देयर, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स विद डिफरेंट पैटर्न्स आर देयर, so it is known as mosaic। तो इस पूरे मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक। आई होप यू गॉट इट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? नेचर ने प्लांट्स को ओनली, बस प्लांट्स को प्रोवाइड किया है सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है एनिमल में एब्सेंट होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट्स में होता है सेल वॉल। ठीक है। सेल वॉल का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? बेसिक अगर हम लोग फंक्शन देखेंगे तो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन इसका फंक्शन होता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करना। ऑल्सो जब ऑस्मोसिस होता है तो हम लोग ऑस्मोसिस में देखते हैं सेल जो होता है या फिर स्वेल करता है या फिर श्रिंक करता है। बट चूंकि प्लांट प्लांट में सेल वॉल होता है तो ना ही वो स्वेल कर पाता है और ना ही श्रिंक कर पाता है। बट अगर हम लोग एनिमल सेल के बारे देखेंगे तो वो स्वेल भी कर सकता है और श्रिंक भी कर पाता है, क्योंकि उसके पास कवरिंग के नाम पर बस एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। बट प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होता है जिसे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है। तो सेल वॉल एक फंक्शन हम लोग को पता चल गया। ये अ, ये बेसिकली प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। सेल वॉल जो होता है प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, और ये मेंटेन करता है प्लांट का सेफ और वो रिजिड कंडीशंस में, यानी मतलब जब कंडीशंस अच्छा ना हो, जब से ऑस्मोसिस वगैरह में, तो उसको अपना सेफ अपराइट रखने में हेल्प करता है। ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन के साथ इंटीग्रेट करता है अपना वर्क,
और वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं, सेल वॉल प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम श्रिंकिंग एंड मेंटेन इटसेल्फ ड्यूरिंग ऑस्मोसिस। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आप लोग को बिल्कुल याद होना चाहिए कि एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए वो श्रिंक और स्वेल इजीली कर सकता है। जो प्लांट के पास सेल वॉल होता है वो बेसिकली सेलुलोज का बना होता है। प्लांट के पास जो सेल वॉल होता है, ये हम लोग प्लांट का सेल वॉल देख रहे हैं और ये बना हुआ है सेलुलोज का। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट का बना, जैसे फंगी का काइटिन का बना रहता है, प्लांट्स का सेलुलोज का बना रहता है। Fungi and bacteria also possess a cell wall for protection and support, but animal lacks a cell wall. ये हो गया सेल वॉल की स्टोरी। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको दो कंडीशन दूंगी। अब दो सिचुएशन बेसिकली इमेजिन करो। दो घर है, एक घर जिसमें सब कुछ एक लिविंग एरिया में है, किचन हो गया, वॉशरूम हो गया, सबका बेडरूम्स हो गया, सब बेसिकली लिविंग एरिया है विदाउट एनी वॉल और डोर्स दैट सेपरेटेड, नो प्राइवेसी इज देयर, नथिंग प्राइवेसी, प्राइवेसी के नाम पर कुछ भी नहीं है, सब एक लिविंग एरिया में ही है, ओपन, पूरा ओपन है। और दूसरा जो घर है, ये हाउस नंबर 1 हो गया, ये हाउस नंबर 2 हो गया। इसमें सब बेसिकली सेपरेटेड है, किचन अलग है, वॉशरूम अलग है, सब फैमिली मेंबर्स का बेडरूम्स अलग है। यहाँ पर बहुत प्राइवेसी है और ये वेल मेंटेन्ड है। तो कौन सा हाउस अच्छा होगा, हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2? Obviously the answer will be house number 2 because here a lot of arrangement is there and privacy is also there. So we will of course choose house number 2. Similarly, like the houses, our cell is of two types. One is known as prokaryotic cell and the other is known as eukaryotic cell. So we'll proceed with the prokaryotic cell. Prokaryotic cell मतलब क्या होता है? Pro means before, ठीक है, और carry on यानी न्यूक्लियस। सो बिफोर न्यूक्लियस, ये हम बेसिकली सेल, ये प्रोकैरियोटिक को मैंने ब्रेक कर दिया दो वर्ड में, प्रो यानी बिफोर, कैरियन यानी न्यूक्लियस, सो प्रोकैरियोटिक सेल। अ प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका जो डीएनए होता है वो बेसिकली साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है और इसके अराउंड कोई कवरिंग नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए अरेंज नहीं होता है। सो प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर वो हाउस नंबर 1 में ना ही कोई वॉल होता है, ना ही कोई डोर होता है जो कि सेपरेट रूम्स प्रोवाइड करे। सिमिलरली प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। ऑर्गेनेल्स आर द कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ सेल। सो इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में ना ही कोई न्यूक्लियस होता है, ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सब साइटोप्लाज्म में यूं ही बिखरा हुआ रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, प्रो यानी प्रिमिटिव यानी पुराना जमाना, कैरियन यानी न्यूक्लियस, ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल यानी ट्रू और कैरियन यानी न्यूक्लियस। सो जिसके पास न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अनलाइक प्रोकैरियोटिक सेल, इसके पास जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है ये बेसिकली सबके पास एक कंपार्टमेंट होता है, ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, सब सेल के पास अपना एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ये प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। यू यानी ट्रू, कैरियन यानी न्यूक्लियस। इसमें देखिए मैंने एग्जाम पिक्चर भी बनाया, ये बेसिकली बैक्टीरिया है और ये एक एनिमल सेल है। तो ये यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हो गया, ये प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन करिए, एक स्कूल है
जिसमें टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, स्टाफ है, सब है, बट वहां पर प्रिंसिपल नहीं है। क्या वो स्कूल अच्छे से फंक्शन कर पाएगा? नहीं। सिमिलरली एक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, बट वो सारे ऑर्गेनल्स अच्छे से कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करने के लिए हम लोग को न्यूक्लियस का जरूरत पड़ता है। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सारे सेल को, पूरे सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं। न्यूक्लियस को बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए स्टोर करता है। न्यूक्लियस जो होता है वो बेसिकली दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। इस तरीके से डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है जिससे प्रोटीन्स आरएनए का आर पार हो पाए, यानी बाहर भी जा सकता है, अंदर भी आ सकता है। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ये डेंस राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें राइबोसोम बनता है। राइबोसोम क्या होता है अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेसिकली राइबोसोम्स प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, इसमें राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अभी बस आपको इतना याद रखना है। फिर न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देखते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इस तरीके से धागा होता है जिसके अंदर होता है डीएनए। ठीक है। न्यू क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन हो गया, ये कलर्ड फाइबर्स होते हैं जिसके अंदर होता है डीएनए। डीएनए कैरी करता है जीन, जिस जो हम लोग का ट्रेट बताता है, यानी आई कलर। किसी का आई कलर हो गया, ज्यादातर तो ब्लैक ही होता है, किसी का ब्राउन भी होता है। तो बेसिकली जीन ये कैरी करता है, किसी का फिर ट्रेट कैरी करता है, किसी का कैरेक्टर कैरी करता है जीन। जीन जो होता है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए होता है। देखिए, जीन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल ट्रेट्स। ट्रेट्स यानी अब आई कलर हो गया, आई कलर का दो ट्रेट होगा, एक ब्लैक हो जाएगा, एक ब्राउन हो जाएगा। सिमिलरली हाइट, हाइट का भी दो ट्रेट होगा, एक होगा टॉल, एक होगा ड्वार्फ। तो बेसिकली जीन जो होता है वो ट्रेट कैरी करता है। ठीक है। जीन डीएनए के अंदर होता है। डीएनए किसके अंदर होता है? क्रोमैटिन के अंदर होता है। पर जब हमारा सेल डिवाइड करता है, जब ये दो डॉटर सेल में डिवाइड करता है, तो ये यूं धागे की तरह नहीं होते। क्रोमैटिन क्रोमैटिन अपने आप को प्रॉपर वे में अरेंज करके क्रोमोसोम बना लेता है। ये यूं क्रोमोसोम की तरह अरेंज्ड होता है। क्रोमैटिन अपने आप को क्रोमोसोम्स की तरह अरेंज कर लेता है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस का कहानी। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें तो डीएनए यूं ही फैला हुआ है, वहां पर तो न्यूक्लियस नहीं होता है। तो बट वहां पर डीएनए एक रीजन में प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और वहां पर जो डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। यहाँ पर अब यूकैरियोटिक सेल में लीनियर डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, बट प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ये पूरा स्टोरी हो गया न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो की मदद से आप देख सकते हो, आप देख सकते हो बेसिकली मैं थोड़ा सा आगे करती हूँ वीडियो को। ये जो रीजन है यही है न्यूक्लियस। ये पूरे सेल में ये जो बीच वाला रीजन है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। राइबोसोम्स, अभी मैं बता रही थी राइबोसोम्स के बारे। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। क्यों ये दोनों सेल में होता है? क्योंकि इसको कोई मेम्ब्रेन कवर नहीं करता है, ये यूं ही रहता है, किसी कोई मेम्ब्रेन कवर नहीं करता है। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। और ये प्रेजेंट होता है फ्री, ये फ्री कहीं भी रहेगा। या तो वो फ्री यूं साइटोप्लाज्म में घूमता रहेगा, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में वो जाकर सटा रहेगा राइबोसोम। और राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है। राइबोसोम्स तो बहुत इजी है, होप ये आपको क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आप एक सिटी इमेजिन करिए,
एक सिटी में तो बेसिकली रोड्स होते ही है और फैक्ट्रीज भी होती है। रोड्स का काम होता है चीजों को आर पार करना, यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। और फैक्ट्रीज में बेसिकली जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उससे हम लोग किसी चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर। सिमिलरली हमारे सेल में भी एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो दोनों काम करते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं प्लस मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते हैं। उस सेल ऑर्गेनेल का ही नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें ये बहुत लार्ज नेटवर्क लाइक ऑर्गेनेल है और ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। ये न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड रहता है। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होता है। इट इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है और कुछ हॉर्मोन्स भी होता है। स्ट्रक्चर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द सेल फंक्शन। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ER से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ये दो तरह का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ किसे बोलते हैं? रफ इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं जिसमें राइबोसोम्स उसके आउटर सरफेस पर चिपके हुए होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कोई राइबोसोम चिपका हुआ नहीं होता। चूंकि इसमें राइबोसोम चिपका होता है और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम चिपका नहीं होता है, तो इसका काम होता ही नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस, पर इसका काम होता है लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस। ठीक है, यही है बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होता है, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है। ये रफ अपीयर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ये स्मूथ होता है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसमें लिपिड सिंथेसिस होता है। ये होता है कॉमन इन पैनक्रियाटिक सेल, कॉमन इन सेल मेकिंग लिपिड एंड स्टोरेज। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो 3 पॉइंट है ये बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी पोस्ट ऑफिस के थ्रू पार्सल सेंड किया है? ऑफ कोर्स किया ही होगा। तो वो लोग क्या करते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, जब आप पार्सल सेंड करते हो तो सबसे पहले वो लोग उसे पैक करते हैं, एक प्रॉपर एनवेलप या बॉक्स में पैक करते हैं। फिर उस पे प्रॉपर एड्रेस लिखते हैं और उस पे एक स्टैम्प देने के बाद उसे सेंड कर देते हैं। सिमिलरली हमारे सेल में भी एक ऐसा ऑर्गेनल है जो बिल्कुल पोस्ट ऑफिस की तरह ही फंक्शन करता है, इसलिए उसको पोस्ट ऑफिस या फिर पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं। इस ऑर्गेनल का नाम है गोल्गी अपैरेटस। तो चलिए आज हम इसे बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे स्टैक्स ऑफ बहुत सारे सेक लाइक मेम्ब्रेन्स होते हैं, थैली जैसे मेम्ब्रेन्स होते हैं जिसको हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है, और ये फंक्शनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होता है और भी अदर ऑर्गेनल्स के साथ कनेक्टेड होता है, पर फंक्शनली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। वो आता है गोल्गी अपैरेटस के पास। गोल्गी अपैरेटस या तो प्रोडक्ट बनाता भी है या फिर अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया तो वो उसे मॉडिफाई करता है, फिर उसे प्रॉपर एड्रेस लगाता है और स्टैंप लगाने के बाद अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन पर सेंड कर देता है। ये काम होता है गोल्गी अपैरेटस का। ठीक है, अब हम लोग इसे जरा पढ़ लेते हैं। Functionally connected with endoplasmic reticulum, cell membrane and other organelles. Modifies proteins and lipids received from endoplasmic reticulum. जो भी प्रोटीन्स या फिर लिपिड्स आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, वो उसे मॉडिफाई करते हैं और फिर उसे सेंड कर देते हैं उसके करेक्ट डेस्टिनेशन पे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट पैकेज मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल और आउटसाइड ऑफ द सेल। वो सिर्फ सेल तक नहीं सीमित रहते हैं, सेल के बाहर भी प्रोडक्ट्स ट्रांसफर करते हैं। ठीक है,
form lysosomes by packaging digestive enzyme. लाइसोसोम्स गोल्गी apparatus से बनते हैं. अब लाइसोसोम क्या होता है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए इसे पोस्ट ऑफिस या फिर पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं. आप लोग को समझ में आ गया? अब देखिए डायग्राम थोड़ा सा इसका स्टडी कर लेते हैं. अब डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं ये जो फेस है इसको सिस फेस बोलते हैं और इस तरफ का जो फेस है इसे ट्रांस फेस बोलते हैं. सिस और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसे सिस्टर्नी बोलते हैं. यहाँ से सिस फेस से यहाँ पर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो ट्रांसफर करता है मटेरियल को. सिस फेस उसे मॉडिफाई करता है, ट्रांस फेस के में पास करता है, ट्रांस फेस उसमें एड्रेस लिखता है, उस पार्सल का स्टैंप लगाता है और फिर उसे दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंचता है. या तो वो सेल के अंदर में किसी ऑर्गेनेल के पास जाएगा या फिर सेल के बाहर भी सेंड करता है. तो ये हो गया हमारा गोल्गी apparatus. तो स्टूडेंट्स अब चलो हम लोग मूव ऑन करते हैं लाइसोसोम्स की तरफ. आपके घर जो कचरा होता है यानी वेस्ट प्रोडक्ट, आप लोग उसको क्या करते हो? या तो उसे आप रिसाइकिल करते हो या फिर उसे फेंक देते हो यानी थ्रो कर देते हो. सिमिलरली हमारे सेल में भी एक डस्टबिन होता है जो कि सेल को क्लियर करता है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या तो वो उसे रिसाइकिल करता है या फिर साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है. तो ये जो सेल ऑर्गेनेल है इसका नाम है लाइसोसोम्स. इसके पास डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं. डाइजेस्टिव को ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को, जो बड़े वेस्ट प्रोडक्ट को टिनी पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं और या तो उसे रिसाइकिल कर लेते हैं किसी यूजफुल प्रोडक्ट में या फिर उसे साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देते हैं. ये सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन नहीं करते, वेस्ट प्रोडक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ते, ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं. चूंकि ये हेल्प करते हैं बेसिकली क्लीन रखने में सेल को, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्स क्लीनिंग सिस्टम. द प्रोडक्ट्स आर रीयूज्ड इन द सेलुलर प्रोसेस, ये रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं. तो ये था लाइसोसोम्स बेसिकली. अब हम आगे प्रोसीड करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया ये एक बेसिकली बहुत नोन टर्म है. तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपका सेल फोन बिना बैटरी के वर्क कर पाएगा? नहीं. क्या आपका बॉडी बिना एनर्जी के वर्क कर पाएगा? नहीं. तो सिमिलरली हमारा सेल को भी जरूरत पड़ता है एनर्जी का टू परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क. तो जो ऑर्गेनेल बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को फॉर परफॉर्मिंग द वर्क इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria is a rod-shaped organelle that produces energy through breakdown of food materials in the presence of oxygen. ये breakdown करता है food material को in the presence of oxygen और इससे produce होता है energy. ये energy को basically in the form of ATP store करता है. ATP यानी adenosine triphosphate. और इसे हर वक्त यूज नहीं कर पाता है, जब सेल को जरूरत पड़ता है तब यूज करता है. अब सेल को कब जरूरत पड़ेगा एनर्जी का? जब सेल डिवाइड करेगा, ठीक है, जब सेल मूव करेगा या फिर और कोई एक्टिविटी बेसिकली परफॉर्म करेगा तो सेल को एनर्जी का जरूरत पड़ता है. तो ये एटीपी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. इट इज जस्ट लाइक एन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ठीक है, अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को जरा पढ़ लेते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि ये सप्लाई करता है एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज. ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है. इसके इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन होता है. आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो स्मूथ होता है और पोरस होता है और इनर मेम्ब्रेन जो होता है बेसिकली फोल्डेड होता है इस तरीके से और इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल. ये अभी मैं डायग्राम में आपको अच्छे से जूम करके दिखाऊंगी. Crystal increase the energy. Crystal increases the surface area for energy production. क्रिस्टल जो होते हैं वो बेसिकली इस तरीके से इसलिए अरेंज होते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ा पाए और एनर्जी प्रोड्यूस हो सेल के अंदर. Site of cellular respiration, break down glucose and other food molecules to release energy. Energy is stored as ATP. All
ATP is the energy currency of the cell and powers most cellular activities. देखिए अब मैं जूम इन कर रही हूँ थोड़ा सा। ये बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ये है हमारा क्रिस्टल, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है इसे आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये जो क्रिस्टल के अंदर है इसे इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के फोल्डिंग्स को ही क्रिस्टे बोलते हैं। ये बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ठीक है। क्रिस्टे के अंदर ये जो हम लोग देख रहे हैं मटेरियल, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का ओन डीएनए होता है, इसमें राइबोसोम्स भी अटैच्ड होते हैं, और ये दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो डायग्राम क्या आप लोगों को क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। तो मेरा आप लोग से एक क्वेश्चन है, क्या एनिमल्स फूड प्रिपेयर कर पाता है? नहीं। क्या प्लांट्स अपना खुद फूड प्रिपेयर कर पाता है? यस, प्लांट्स फूड प्रिपेयर करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लीव्स। बट लीव्स में भी एक स्पेशल ऑर्गेनेल होता है जो कि फूड प्रिपरेशन में हेल्प करता है, उसको हम लोग प्लास्टिड्स बोलते हैं। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स आर बेसिकली double membrane organelle that helps in the preparation of food, imparting color to plant parts and also help in storage of the food. तो ये हो गया प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आपको बता देती हूँ। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये बेसिकली फूड सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। ये फूड सिंथेसिस में हेल्प करता है। सन की एनर्जी को बेसिकली ये ट्रैक करके फूड प्रिपरेशन करता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे। आप लोग ने देखा होगा कि टोमेटोज जो होता है वो बेसिकली रेड कलर के होते हैं। ये क्यों होते हैं? बिकॉज क्रोमोप्लास्ट उसे एक रेड कलर इम्पार्ट करते हैं, इसलिए टोमेटोज जो होते हैं वो रेड कलर का हम लोग को दिखता है। और हम लोग देखते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं वो बेसिकली कलर्ड होते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। दिस कलर इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट को समझ लिए। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फूड, क्रोमोप्लास्ट imparts color to plant parts. Now what is leucoplast? Just like we have storerooms in our house for the storage of groceries, similarly we also have a storeroom in our leaf which helps in storage of the food that we prepare. तो ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट के बारे। अब हम लोग डिटेल में थोड़ा सबको पढ़ लेते हैं। प्लास्टिड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, हेल्प्स इन फूड सिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता है यहाँ पर, यानी फूड प्रिपरेशन होता है। इसके पास क्लोरोफिल होता है, द ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बेसिकली ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल अब्सॉर्ब सनलाइट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, इसके अंदर स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। स्ट्रोमा हैज डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। स्ट्रोमा के अंदर डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग थाइलाकोइड्स बोलते हैं, आप लोग आगे पढ़ोगे। Sugars formed during photosynthesis are stored in stroma as starch granules. जो सुगर जो हम लोग का फूड प्रिपेयर होता है उसको हम लोग बेसिकली स्टार्च ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्ट्रोमा में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब ये सिमिलर कैसे है माइटोकॉन्ड्रिया में? माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ओन डीएनए होता है, सिमिलरली प्लास्टिड के पास भी अपना ओन डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम होता है, इसके पास भी राइबोसोम होता है। Both of them can prepare their own protein because of the presence of ribosome, suggest an evolutionary relationship with bacteria. हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे कि both were individual cell, but because of the natures
नेचर ने कुछ ऐसा किया कि वो दोनों सेल बेसिकली एक सेल के अंदर आ गए, ये बेसिकली एक यूकैरियोटिक सेल बन गया। ठीक है, क्यों ये एक यूकैरियोटिक सेल है? क्योंकि प्लास्टिड पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड है और माइटोकॉन्ड्रिया पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो दोनों सेम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शेयर करते हैं। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड में। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन प्लास्टिड होता है, ये कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट जो होता है कंटेन येलो, ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट्स, ये color impart करते हैं to flowers, fruit and some vegetables. Also it helps in attracting pollinators and seed dispersal animal. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, ये स्टोर करते हैं स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन। एग्जाम्पल पोटैटो एंड टारो स्टोर स्टार्च इन ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा ल्यूकोप्लास्ट है ग्रीन कलर का, ये हमारा क्रोमोप्लास्ट है और ये हमारा कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट है। ठीक है, तो क्या स्टूडेंट्स आप लोग को प्लास्टिड्स क्लियर हुआ है? आई होप आप लोगों को क्लियर हो। अब हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। तो आप लोग अपने घर में पानी को कहाँ स्टोर करते हो? बेसिकली एक बड़े से टैंक में स्टोर करते होगे पानी को। सिमिलरली प्लांट भी अपने पानी को स्टोर करता है वैक्यूल्स में। ठीक है, सिर्फ ये वाटर को स्टोर नहीं करता है, ये बेसिकली मिनरल्स, शुगर, वेस्ट को भी एक बड़े से टैंक में स्टोर करता है। इस टैंक का नाम ही है वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स बेसिकली प्लांट सेल को फर्म रखता है, यानी वो मेंटेन करता है टर्गर प्रेशर इन प्लांट। ठीक है, ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये प्लांट और एनिमल में डिफर करते हैं। प्लांट में ये एक बड़ा सा स्पेस लेता है और ये एक ही होता है। ठीक है, बट एनिमल सेल में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और वो नंबर्स में भी काफी होते हैं। ठीक है, ये हो गया वैक्यूल्स के बारे। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा रीड आउट कर देती हूँ वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स जो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और ये फिल्ड होते हैं विद सेल सैप। ठीक है, सेल सैप यानी वही वाटर, मिनरल्स एंड ऑल्सो वेस्ट भी इसमें स्टोर होते हैं। Cell sap contain water, mineral, sugar and waste material. In mature plant cell, there is one large central vacuole. Centrally placed होता है ये vacuole mature plant cell में। Functions क्या होता है? ये स्टोर करता है water minerals, maintains turgor pressure यानी सेल को फर्म रखता है और rigid रखता है। Lack of water causes the vacuole to lose water, making cell less firm, resulting in wilting of the plant. जब प्लांट का वाटर लॉस होता है तो ये रिलीज करता है अपना वाटर, वैक्यूल्स रिलीज करता है अपना वाटर, रिजल्टिंग इन विल्टिंग ऑफ प्लांट। ठीक है, एनिमल्स में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और वो थोड़ी कम अमाउंट में होते हैं। एनिमल सेल वैक्यूल्स हेल्प इन टेम्पररी स्टोरेज, ये परमानेंट स्टोरेज में होते हैं। ये हो गया वैक्यूल्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे वैक्यूल का पिक्चर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लांट सेल का और ये जो स्पेस है बेसिकली यही है वैक्यूल। आप लोग देख रहे हो काफी स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सेल डिविजन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। यूजुअली आप देखते हो कि आपके फिंगर्स में जब कट लग जाता है तो कुछ दिन बाद वो हील हो जाता है। वो हील कैसे होता है? एनी आइडिया? इट्स बिकॉज ऑफ सेल डिविजन। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो एक सेल था और वो दो सेल में बेसिकली डिवाइड कर गया। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर एक सेल था पर वो बाद में दो सेल में डिवाइड कर गया। सेल डिविजन क्या होता है और ये क्यों होता है? सेल डिविजन इसलिए होता है क्यों, ताकि सेल जो है वो ग्रो कर पाए और हमारा रिपेयर हो पाए डैमेज टिश्यू, और ऑल्सो जो पुरानी सेल्स है वो रिकवर कर पाए। पुरानी सेल बाहर जाते, न्यू सेल आते, इसलिए सेल डिविजन होता है। सेल डिविजन ही हमारे जो फिंगर्स में जो कट लगते, सेल डिविजन की वजह से ही बहुत सारे सेल्स आते हैं और वो एरिया को हील कर देते हैं। तो ये होता है सेल डिविजन।
मैं आपको एक बार रीड आउट करती हूँ। सेल डिविजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये कौन बोला था? न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। रुडोल्फ वर्चो, मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स, रुडोल्फ वर्चो ने बोला था। इट हेल्प्स इन ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन। Skin cell divide continuously to replace the cells that lost regularly। अब हम लोग देखते हैं कि दो तरह का सेल डिवीजन होता है, एक माइटोसिस होता है, एक म्यूसिस होता है। मैं बेसिकली आप लोग को वो एनिमेशन दिखाऊं। ये देख रहे हैं आप, एक सेल है, तो आप लोग हल्का हल्का देखोगे, ये एक सेल जो होता है ये दो सेल में डिवाइड करेगा। ये देखें प्रोसेस चालू है, प्रोसेस कर रहा है। ये देखें, ये हल्का 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 see how it is dividing and hence it has divided into two cells। तो ये प्रोसेस ही होता है सेल डिवीजन। स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे विथ माइटोसिस। तो मेरा स्टूडेंट्स आप लोग से एक क्वेश्चन है, जब आप देखते हो कि एक हेल्दी प्लांट है और वो अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि उसका रेप्लिका बन जाए, उसके जैसा और प्लांट बन जाए। तो बेसिकली हम लोग उसके ब्रांच को काटते हैं इस तरीके से 45 डिग्री में और फिर उसे ग्रो करते हैं, तो उसके जैसा फिर हम लोग को प्लांट मिल जाता है। सिमिलरली सेल भी चाहेगा कि कोई हेल्दी सेल का कॉपी बने, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस, जिसमें एक पेरेंट सेल होता है, सेल डिवीजन होता है और आइडेंटिकल डॉटर सेल बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस इज बेसिकली type of cell division in which a parent cell divides to form two identical daughter cell। इसे हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। अब माइटोसिस क्यों होता है? माइटोसिस इसलिए होता है ताकि प्लांट अपने जो वुंड है उसको रिपेयर कर पाए, ओल्ड पार्ट्स को हटाए और न्यू पार्ट्स लाए प्लांट में। तो ये सब होता है थ्रू प्रोसेस नोन एज माइटोसिस। अब मैं सारे पॉइंट्स एक बार पढ़ देती हूँ। एवरी ह्यूमन बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बॉडी सेल। ठीक है, पहले एक सेल बनता है, सिंगल सेल बनता है, फिर बहुत सारे सेल बनते हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस। अब ये कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। सेल इंक्रीजेज इन नंबर थ्रू माइटोसिस। सेल अपना नंबर इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ माइटोसिस, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिविजन। Mitosis produces two genetically identical cells from one parent। Each daughter cell receives same DNA, same number of chromosome। तो माइटोसिस इंश्योर करता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन मेंटेन रहे अक्रॉस बॉडी सेल। जब माइटोसिस होता है, ये हम लोग देखते हैं एक सेल जो होता है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड करता है, तो इसके पास भी सेम डीएनए होता है, इसके पास भी सेम डीएनए होता है। इसके पास मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है, तो इसके पास भी सेम 46 क्रोमोसोम रहता है। तो ये इंश्योर करता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन मेंटेन रहे थ्रू आउट जेनरेशंस। ये हो गया माइटोसिस के बारे में। हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन में आते हैं जो कि म्यूसिस होता है। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग से, क्या बॉडी का हर सेल कैपेबल होता है बेबी बनाने का? नो, हर सेल बेबी नहीं बना सकता है। तो फिर कौन सेल बॉडी का होता है जो बेबी बनाता है? एक होता है स्पर्म सेल और एक होता है एग सेल। तो म्यूसिस क्या होता है? म्यूसिस बेसिकली स्पर्म और एग सेल बनाता है। Meiosis is a process in which a parent cell divides into four daughter cells, each having half the number of chromosomes। अब ये हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्रोमोसोम्स क्या होता है वो आप लोग आगे पढ़ोगे कि क्रोमोसोम्स क्या होता है, उसका डिटेल स्टडी करोगे। अभी बेसिकली आपको ये याद रखना है कि म्यूसिस में क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है, वहीं हम लोग माइटोसिस में देखते हैं तो क्रोमोसोम का नंबर बिल्कुल बिल्कुल इक्वल रहता है। म्यूसिस क्यों होता है? ये बेसिकली होता है टू मेंटेन द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन जनरेशंस। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि ये स्पर्म आया जो कि हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, फिर हम लोग एक देखते हैं हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। स्पर्म फ्रॉम फादर, एग फ्रॉम मदर, दोनों फ्यूज किया, बन गया जाइगोट। ठीक है, ये जो होता है इसके पास से हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके पास से हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसके पास हो गया
टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये जाइगोट बन गया। तो ये बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी मेंटेन कर रहा है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी ला रहा है, एक मदर की तरफ से ला रहा है अलग टाइप ऑफ कैरेक्टर, पापा की तरफ से अलग टाइप ऑफ कैरेक्टर ला रहा है, दोनों मिलकर जाइगोट बन रहा है। तो हम लोग देखते हैं बेबी के अंदर एक अलग ही मतलब मदर और पापा दोनों का कैरेक्टर्स पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग म्यूसिस को जरा पढ़ रहे हैं। म्यूसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, यानी सेक्स सेल्स। म्यूसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाता है। चिल्ड्रन रिसेंबल देयर पेरेंट्स बट नॉट एग्जैक्टली द सेम बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। कुछ कैरेक्टर्स मदर्स की तरफ से आता है, कुछ कैरेक्टर्स फादर की तरफ से आता है, फादर की तरफ से आता है, इस वजह से जेनेटिक वेरिएशन होता है। फर्स्ट डिवीजन क्रोमोसोम रिड्यूस होता है हाफ में। सेकेंड डिवीजन होता है ईच सेल डिवाइड अगेन फॉर्मिंग 4 डॉटर सेल। ईच गैमेट रिसीव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और एग फ्यूज करता है और जाइगोट बनता है, और इस तरीके से हमारा बेबी बन जाता है, जिसके पास मदर का भी क्रोमोसोम आता है, फादर का भी क्रोमोसोम आता है, और ये एक जेनेटिक वेरिएशन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया म्यूसिस के बाद। माइटोसिस एंड म्यूसिस दोनों टाइप ऑफ सेल डिविजन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एरर्स इन सेल डिविजन। हम लोग देखते हैं कि फोटोकॉपी मशीन में अगर हम लोग कुछ प्रिंट करने देते हैं और किसी वजह से वो अलग सा प्रिंट हो जाता है, या अगर कुछ कम प्रिंट हो जाता है, तो जो बेसिकली ओरिजिनल फॉर्मेट रहता है वो डुप्लीकेटेड फॉर्मेट से अलग हो जाता है, वो अलग दिखने लग जाता है। सिमिलरली जब सेल डिवाइड करता है और कुछ नेचर के कुछ कारणों की वजह से वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर पाता है, कुछ एरर्स आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरर्स इन सेल डिविजन। सेल डिविजन के एरर की वजह से डिजीज होते हैं, बेसिकली प्लांट्स को भी होते हैं, एनिमल्स को भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स नॉट वर्किंग। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। माइटोसिस एंड म्यूसिस प्रॉपर अमाउंट में होते हैं और एक कंट्रोल मैनर में होते हैं, हमेशा कंट्रोल मैनर में होते हैं, बट कभी कभी हो जाता है कोई एरर, तो इसकी वजह से हम लोग को बॉडी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एरर्स इन माइटोसिस कॉज अनकंट्रोल सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड हो जाता है सेल डिवीजन, यानी एक सेल जो डिवाइड करता है इसका एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, इतना ही सेल डिवाइड करना है, बट कभी कभी अनकंट्रोल्ड हो जाता है, यानी इससे ज्यादा सेल डिवाइड कर जाता है, तो इसकी वजह से बेसिकली कैंसर हो जाता है। ये जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर्स, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। तो यही कैंसर होता है, ये आप लोग आगे पढ़ोगे क्लास 12 में कैंसर क्या होता है। म्यूसिस की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं बेसिकली क्लाइन-प्लेंटर सिंड्रोम, जिसमें बेसिकली कुछ इंसान होते हैं जो बेसिकली मेल के कैरेक्टर्स को भी रिसेंबल करते हैं, फीमेल के कैरेक्टर्स को भी रिसेंबल करते हैं। ये बेसिकली म्यूसिस की वजह से होता है, और इसका कोई रीजन तो अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है, ये बेसिकली नेचर की वजह से। ये था एरर्स के बारे। अब हमारा क्वेश्चन आता है, डू सेल्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉरएवर? ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे पेंसिल को। अगर हम लोग पेंसिल को शार्प करते जाएंगे तो वो छोटा होता जाएगा, बट अगर इसको काफी छोटा हो जाएगा तो क्या हम उसे शार्प कर पाएंगे? शार्प नहीं कर पाएंगे, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम फेस होगा और हम लोग उसे शार्प ही नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली सेल क्या हमेशा डिवाइड करेगा? अगर सेल डिवीजन स्टार्ट किया तो वो डिवाइड करते जाएगा, यूं करते ही जाएगा? नहीं, एक टाइम आएगा जब वो डिवाइड करना स्टॉप कर देगा। एक सेल ग्रो करेगा लार्ज अमाउंट में, फिर वो डिवाइड करता है, बट कुछ टाइम बाद वो डिवाइड करना स्टॉप कर देता है और उसे रिप्लेस करता है न्यू सेल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हमारे बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है, जिसमें एक सेल जो होता है वो डिवाइड करते रहता है, जब वो एक न्यू सेल को टच करता है तो वो डिवीजन स्टॉप कर देता है। बट जब ये प्रॉपर्टी हमारा सेल लूज कर देता है,
तो हम लोग को कैंसर हो जाता है। बेसिकली जब वो न्यू सेल को टच भी करता है तब भी वो डिवाइड करने लग जाता है, तो हम लोग को सेल को कैंसर हो जाता है। ये जो न्यू सेल बनता है इसे हम लोग बोलते हैं ट्यूमर, और इसकी वजह से हम लोग को कैंसर होता है। प्लांट सेल के पास नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बिकॉज ऑफ रिजिड सेल वॉल्स। प्लांट सेल के पास कोई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाला प्रॉपर्टी नहीं होता है क्योंकि इसका सेल वॉल बहुत रिजिड होता है। बट एनिमल्स में हम लोग देखते हैं कि सेल वॉल ही नहीं होता है, तो क्या रिजिड होगा भला। यहीं पर बताया गया कि सेल पहले ग्रो करता है, डिवाइड करता है, परफॉर्म करता है फंक्शन, फिर डाई कर जाता है और फिर उसको रिप्लेस कर देता है न्यू सेल्स। देखिए ये टॉपिक भी खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओह, इट्स अ थैंक यू स्लाइड। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैं कुछ लिख कर आई हूँ आप लोग के लिए। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ एंड अंडरस्टैंडिंग देम helps us understand all living organisms। तो इसी की तरह स्टूडेंट आप लोग ये चैप्टर पढ़े, इसे बार बार रिवाइज करते जाए ताकि ये इजी हो जाए आप लोग के लिए। किसी भी चैप्टर को आप लोग एक बार पढ़ोगे तो वो इजी नहीं होगा, आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। मैं होप करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो से कुछ भी समझ आया होगा। अगर समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहूँ। So thank you students, keep learning and keep growing.